बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आर्टिकल है हमारा जो बोर मॉडल हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसके कुछ एप्लीकेशन है। मीन बोर मॉडल को यूज़ करते हुए हम किसी ऑर्बिट का क्वांटाइज ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से क्वांटाइज ऑर्बिट्स के लिए हम एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का जो आर्टिकल्स है ये मैथमेटिकल्स है, तकरीबन कैलकुलेशन होगी इसके अंदर। 12 चीज़ों को सीख लें, आसान है। देख लें ज़रा, कुछ एमसीक्यूज़ के आंसर भी दूंगा। लेट करें कि हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम है जिसके अंदर हमारे पास एक प्रोटॉन है और ऑर्बिट्स के अंदर क्वांटाइज ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। याद रखें, न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन है और प्रोटॉन के ऊपर जो मैंने चार्ज दिया हुआ है दैट इज ई, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज मैंने सपोज किया है वो भी ई है। याद रखिए, ई मीन स्मॉलेस्ट चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, और आप जानते हैं किसी बॉडी के ऊपर कम से कम जो चार्ज पाया जा सकता है दैट इज ई, और ई की वैल्यू होती है 1.602 × 10 की पावर -19 कूलम। याद रखिए, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर भी होता है और यही चार्ज किसके ऊपर होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर भी होता है। याद रखें, लास्ट टाइम हमने बोर मॉडल में बहुत हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इट एक्सपीरियंस कूलम फोर्स, और हम जानते हैं कूलम फोर्स के मुताबिक F इक्वल होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। K इज कूलम कांस्टेंट, Q1 दिस इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस, Q2 दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। क्लियर हुआ? तो याद है कि यहां पर Q1 हमने लिया हुआ है E, Q2 भी हमारे पास किसके इक्वल है, E के। देखिए मेरे पास फोर्स का रिजल्ट बनेगा F इक्वल हो जाएगा K, Q1 की जगह पर मैं लिख सकता हूं E, और Q2 की जगह पर भी E, तो ये आ जाएगा R का स्क्वायर। देखिए फार्मूला बनेगा F इज इक्वल टू K E का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। क्योंकि बोर मॉडल्स में हमने ये कहा था कि द इलेक्ट्रॉन्स बाउंड टू द न्यूक्लियस ऑर्बिटिंग in orbit due to Coulomb force, and this Coulomb force behaves as a centripetal force. याद रखें, this Coulomb force acts as a centripetal force. ये कूलम फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तौर पर ही एक्ट करता है, और आप जानते हैं कोई सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। याद रखिए, यहाँ पे इसका फार्मूला बनेगा mv² डिवाइडेड बाय r, कॉल दिस नंबर 2, और इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आप कंपेयर कर दें, देखिए रिजल्ट बनेगा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होगा इसके सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए मेरे पास इसका रिजल्ट बनेगा कि E का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। देखिए एक r इस r के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास इसका रिजल्ट बनेगा कि E² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू mv²। क्लियर है? देखिए यहाँ पे r डिवाइड इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो r इक्वल हो जाएगा कि E² mv² मल्टीप्लाई का इस साइड पर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। आप लोगों ने बोहर का लास्ट पोस्टुलेट पढ़ा था जिसमें उसने कहा था इलेक्ट्रॉन सिर्फ ओनली दोस ऑर्बिट्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है वेयर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई, मीन जहां पर एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्वांटाइज्ड हो। क्लियर है? याद रखें, n किसके इक्वल था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई, और n की जगह पर मैं लिख सकता हूं mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। यहां से आप v की वैल्यू कैलकुलेट करें और यहां पे पुट कर देंगे। देखिए v का रिजल्ट मेरे पास आएगा nh डिवाइडेड बाय 2 पाई mr मल्टीप्लाई का इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप पुट कर दे इक्वेशन नंबर 3 में। देखिए मेरे पास रिजल्ट बनेगा r इज इक्वल टू k E² डिवाइडेड बाय m, v की वैल्यू पुट कर दे तो यह आ जाएगा nh डिवाइडेड बाय 2 पाई mr। क्लियर है? और इसके ऊपर स्क्वायर है, जरा और कर ले, r इक्वल हो जाएगा यहाँ पे देखिए k E² डिवाइडेड बाय m, ये देखिए 2 पाई mr, ये डिवाइड का डिवाइड है, ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई। लेकिन इस पर स्क्वायर है तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, पाई का स्क्वायर m का स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर और h स्क्वायर, ये स्क्वायर सब पे है। क्लियर है? देखिए मेरे पास रिजल्ट बनेगा
एक r इस r को क्या कर देगा, कैंसिल, m स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड है, इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो देखिए रिजल्ट बनेगा m स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पर देखिए ये एक m इस m के साथ क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए मेरे पास इसका रिजल्ट बनेगा, यहां पर क्या रह जाएगा मेरे पास के e का स्क्वायर, क्लियर है, 4 को फ्रंट पे ले ले, 4 के ई स्क्वायर, पाई का स्क्वायर आ जाएगा, एक m रह जाएगा, क्लियर है, और यहां पे देखिए एक r कैंसिल हुआ था, एक r रह जाएगा, क्लियर है। मैंने r कैलकुलेट करना है, तो ये सारा टर्म्स मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए r इक्वल हो जाएगा m स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर के e स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा m, ये रिजल्ट बनेगा। याद रखिए इसके अंदर ये जो टर्म्स है ना, ये सारा कांस्टेंट है, h इज प्लैंक कांस्टेंट, और आप जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 6.6 10 की पावर -34 जूल सेकंड, 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 के, दिस इज कूलम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 e, दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या स्मॉलेस्ट चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, इसकी वैल्यू होती है 1.602 into 10 की पावर -19 कूलम, एंड m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज, जिसकी वैल्यू होती है 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 kg। या ये सारी वैल्यूज आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम इन सारे वैल्यूज की सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दें, तो याद रखिए मेरे पास इसका रिजल्ट आएगा m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। याद रखिए ये जब सारी कांस्टेंट्स की वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r इक्वल हो जाएगा m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.53 10 की पावर -t, 10 is called as a angstrom। याद रखिए angstrom is the unit of distance which is used as atomic level पर हम इसको यूज करते हैं, और याद रखिए 1 angstrom इक्वल होता है 10 की पावर -10 मीटर के। क्लियर हुआ, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करें, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करना चाहें, देखिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए m की वैल्यू कितनी रख देंगे हम 1। अगर m की वैल्यू 1 आ जाएगी तो मेरे पास रिजल्ट आएगा r1 इक्वल हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो याद रखिए फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस बनेगा दैट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हुआ। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड ऑर्बिट्स के लिए रेडियस कैलकुलेट करना चाहूं, तो इसके लिए मैं m की वैल्यू कितनी रख दूंगा 2, देखिए रिजल्ट बनेगा r इक्वल हो जाएगा, यहां पे n की जगह पर आप 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा आगे 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये आ जाएगा r2 इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 0.53, याद रखिए 0.53 इज r1, सो r2 इक्वल होगा 4 टाइम्स ऑफ r1। क्लियर। इसी तरीके से मैं अगर n की वैल्यू 3 रख दूं, थर्ड ऑर्बिट के लिए बात करें, याद रखिए r3 इक्वल हो जाएगा, यहां पे देखिए 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और ये आपके पास आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम व्हिच इज r1। याद रखिए r3 इक्वल होगा 9 टाइम्स ऑफ r1। आपके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज है कि जो थर्ड ऑर्बिट है उसका रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट के मुकाबले में कितना होगा, याद रखिए 9 टाइम्स, और अगर फोर्थ के लिए हम बात करें ये आ जाएगा 16 टाइम्स, और अगर हम फिफ्थ के लिए बात करें याद रखिए ये आ जाएगा 25 टाइम्स ऑफ r1। इसी तरीके से याद रख लें ये n के स्क्वायर की फॉर्म में जा रहा है, मल्टीपल हो रहा है साथ में। इसी तरीके से आपके एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल भी है जिसमें वो आपसे पूछ रहे हैं आप कैलकुलेट करें और रेडियस फॉर फिफ्थ ऑर्बिट। फिफ्थ ऑर्बिट के लिए जस्ट आप इस n की वैल्यू क्या रख देंगे 5, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, मीन ये 25 टाइम्स ऑफ r1 के बराबर होगा। ये आपके पास आर्टिकल